चलो ठीक है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या देखा था, जल्दी से बैठो, फटाफट बैठो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देख लिया था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कैरेक्टरिस्टिक देखे थे। क्या देखा था, वो कैसा होना चाहिए, पॉलिटिकली न्यूट्रल होना चाहिए। पॉलिटिकली न्यूट्रल मतलब किसी पार्टी वगैरह को फेवर करना चाहिए क्या उसको? उसका काम क्या रहता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब सिविल सर्वेंट का क्या काम रहता है? सर्विस प्रोवाइड करना। नहीं, पॉलिसी एग्जीक्यूशन। किसका काम रहता है? पॉलिसी एग्जीक्यूशन। गवर्नमेंट का काम होता है पॉलिसी मेकिंग का, और इसका काम क्या होता है? पॉलिसी एग्जीक्यूशन का। ये चीज समझ में आ गई? तो उसको कैसा रहना चाहिए हमेशा? पॉलिटिकली न्यूट्रल। वो हमेशा किसके लिए वर्क करेगा? जनरल पब्लिक, ना कि फ्यू इंडिविजुअल्स। फिर क्या देखा था हमने, उसका काम होता है पॉलिसी मेकिंग का या पॉलिसी एग्जीक्यूशन का? पॉलिसी एग्जीक्यूशन का, लेकिन कई कई जगह वो पॉलिसी मेकिंग में भी काम करता है। क्यों करता है? एज ए IAS ऑफिसर, सेक्रेटरी वगैरह बन जाता है मंत्री का। फिर ये सारी चीजें अपन लोगों ने ऑलरेडी देख ली थी, राइट? ऐसा क्यों करना चाहिए? फिर अपन ने देखा था जब ये इतनी बढ़िया बढ़िया सारी चीजें थी, तो फिर इंडिया में करप्शन अभी भी क्यों है? क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे लॉज हैं, लूप होल से लॉज हैं, कन्फ्लिक्ट है लॉज में, डिस्क्रिशनरी पावर बहुत सारी है कि भाई किसको सर्विसेज प्रोवाइड करना है, किसको एक्सक्लूड करना है, और सर्टेन सिचुएशन में हमारे यहाँ पे लॉज है ही नहीं। ये चीजें देखी थी, है ना? और अगर इन सब से बचना है तो उसका क्या डेवलप करना पड़ेगा हमको? कंसाइंस। कंसाइंस मतलब जमीर उसका जगाना पड़ेगा, और जमीर उसका कैसे जागेगा? बाय इनकलकेटिंग दीज वैल्यूज। और ये वैल्यूज कहां से आती है? फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़वा के अपन उसको क्या सिखाते हैं? बहुत सारी वैल्यूज लाइक लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, है ना? जो भी जितनी भी चीजें हैं कॉन्स्टिट्यूशन में सब यहाँ डाल लेना। अब देखो ये सब एक दिन में सिखाई जाती है क्या? नहीं, तुमको शुरुआत से सिखा रहे। तुमको IAS बनना है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, तो सिलेबस में भी कुछ ऐसे ही मेंशन किया कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो। फिर सिविल सर्वेंट का क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स भी रहता है कि आपको आपका कंडक्ट कैसा होना चाहिए, कि आपको बार बार पब्लिक में, मीडिया में आना चाहिए। आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि आपका काम क्या होता है? पॉलिसी को एग्जीक्यूट करना। पॉलिसी मेकिंग का आपका काम था क्या? नहीं। तो जो भी अगर क्रेडिट वगैरह लेना है तो क्रेडिट कौन लिया करेगा? जो भी MLA या MP है। क्यों? क्योंकि वो किसको रिस्पॉन्सिबल है? पब्लिक को, राइट? फिर गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी को क्लियरली आउटलाइन करना चाहिए ताकि उसकी डिस्क्रिशनरी पावर क्या हो सके? कम हो सके। फिर क्या देखा था? ऑर्गेनाइजेशन है जिसको गवर्नमेंट बोलते हैं, उसका विजन कैसा होना चाहिए? एकदम क्लियर, ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर होना चाहिए। फिर क्या देखा था? उसको वैल्यूज की क्या देना चाहिए हमको? ट्रेनिंग। ट्रेनिंग देते हैं, अभी आगे भी देखेंगे कैसे देते हैं। लास्ट क्या लिखा हुआ है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या होना चाहिए? ट्रांसपेरेंसी, फीडबैक मैकेनिज्म होना चाहिए। फीडबैक मैकेनिज्म मतलब जब एक बार काम हो जाता है तो उसके बाद लोग उस पर क्या दे पाए? रिव्यूज वगैरह दे पाए। यही देखा था। और इन सब चीजों को हमने क्या बोला था? एथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या बोला था? एथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। आज हमको क्या देखना है? पब्लिक वैल्यूज। क्या देखना है? पब्लिक वैल्यूज। पब्लिक वैल्यूज। अच्छा, वैल्यूज का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताओ वापस। प्रेफरेंस और इंपॉर्टेंस टुवर्ड समथिंग। अब पब्लिक वैल्यूज ऐसी वैल्यूज होती है जो पब्लिक को चाहिए, और कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट। So public values are those values which people want and provided by the government. अब जो पब्लिक वैल्यू जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो कोई एंटाइटलमेंट्स नहीं रहते, वो हमारे राइट्स है। फॉर एग्जांपल वी वांट राइट टू वोट। सब लोग चाहते हो राइट टू वोट हो, ताकि आप क्या करो? गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर पाओ, प्रॉपर चूज कर पाओ, राइट? तो ये कोई आपका एंटाइटलमेंट है क्या? नहीं, ये आपका राइट है। अच्छा, पब्लिक वैल्यूज इंपॉर्टेंट है क्या हमारे लिए? पब्लिक वैल्यूज इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कुछ पब्लिक वैल्यूज दे रखी, लाइक इक्वालिटी। हम सबको ये चीज चाहिए, और ये कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट, थ्रू लॉ वगैरह। ये चीज ध्यान रहेगा। अब पब्लिक वैल्यूज ऐसी वैल्यूज हैं जो जनता को चाहिए, और दे कौन रहा है? गवर्नमेंट। सो हम दोनों के बीच में क्या बनी रहती है? सिनर्जी। मतलब हम दोनों एक साथ वर्क करते हैं और एक दूसरे के वर्क को क्या करते हैं? आगे लेकर के जाते हैं। पब्लिक वैल्यूज का मतलब समझ में आया? अब पब्लिक वैल्यूज सिर्फ वैल्यूज होने से काम नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल एक वैल्यू है आपकी स्वच्छता, है कि नहीं है? सबकी, सबको क्लीन सिटी चाहिए, हाँ। तो गवर्नमेंट को पता चला कि भाई एवरीबॉडी वांट्स स्वच्छ भारत, तो उन्होंने एक मिशन लॉन्च किया। क्या नाम रखा? स्वच्छ भारत मिशन, है ना? अब पब्लिक वैल्यू तो प्रोवाइड कर दी गवर्नमेंट ने, कर दी ना स्वच्छ भारत मिशन के रूप में, लेकिन सिर्फ वैल्यू देने से काम करता है क्या? वैल्यू शुड बी आउटकम ओरिएंटेड। कि स्वच्छ भारत मिशन तो चला, तो क्या सोसाइटी ओपन डेफिकेशन फ्री हुई कि नहीं हुई? तो पता चला नहीं हो पाई, राइट? भाई स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च हुआ, बट क्या सोसाइटी सच में पूरी ओपन डेफिकेशन फ्री हुई? बहुत हद तक हुई भी। अब आप सोचो कि बिल्कुल 100% हो जाए, एक भी कभी बाहर नहीं जा पाए, वो पॉसिबल है क्या? नहीं। तो ये चीज ध्यान रहेगा। फिर नेक्स्ट लिखो वो पब्लिक वैल्यू शुड बी फीजिबल। फीजिबल मतलब क्या होता है? कि प्रैक्टिकली पॉसिबल भी होना चाहिए। जैसे कोई वैल्यू है आपकी, लेकिन इस समय हो सकता हो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो क्या? नहीं हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हो यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? एक्चुअली वो पॉसिबल अब शायद हो भी गया है,
जिस समय लॉ बना था शायद तब भी वो प्रैक्टिकली पॉसिबल था, लेकिन उस समय गवर्नमेंट ने उसको इंप्लीमेंट किया क्या? नहीं। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी होना चाहिए। जैसे ट्रिपल तलाक, पहले वो प्रैक्टिकली बोले पॉसिबल नहीं था, अब पॉसिबल था, हाँ, तो उसको हमने क्या करा? एबॉलिश कर दिया। तो पब्लिक वैल्यूज को हमेशा कैसा होना चाहिए? फीजिबल। फीजिबल मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या बोला जाता है? इट इज नॉट फीजिबल एट प्रेजेंट। दूसरा बोला ट्रिपल तलाक, तो वो क्या है क्या फीजिबल? यस, इसलिए उसको इंप्लीमेंट भी कर दिया। ध्यान रहेगा, अगर रॉन्ग डिसीजन लेती है गवर्नमेंट, फॉर एग्जाम्पल एक पब्लिक वैल्यू है करप्शन फ्री सोसाइटी, यू ऑल वांट करप्शन फ्री सोसाइटी, है ना? तुम सबको एटलीस्ट खुद के लिए तो चाहिए कि करप्शन ना हो, मतलब तुम चाहते हो हम किसी को पैसा ना दें, हम दूसरे से ले वो बात अलग है, बट एटलीस्ट हम किसी को पैसा ना दें। यू ऑल वांट करप्शन फ्री सोसाइटी, तो गवर्नमेंट का काम है करप्शन फ्री सोसाइटी प्रोवाइड करना, आरटीआई वगैरह लेके आए जिससे ट्रांसपेरेंसी प्रमोट होती है। आप गवर्नमेंट से क्वेश्चन वगैरह भी पूछ सकते हो ना। लेकिन अगर किसी भी पब्लिक वैल्यू को ब्रेक कर दिया जाए तो क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल यू वांट करप्शन फ्री सोसाइटी और अचानक से गवर्नमेंट में ही करप्शन हो गया, तो अब क्या होगा? जो गवर्नमेंट और पब्लिक का जो ट्रस्ट था, जो बॉन्ड था, वो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, है ना? तो यही होता है, रॉन्ग डिसीजन क्या करते हैं? डिस्ट्रॉयज पब्लिक वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल करप्शन, जैसे यहाँ पर करप्शन हो गया था, ये 2G घोटाला सबको पता है ना, तो उससे क्या हुआ था? लोगों का ट्रस्ट उठ जाता है कि नहीं गवर्नमेंट पे से? हाँ। और अगर गवर्नमेंट पे से ट्रस्ट उठ गया तो जो सिनर्जी बनी हुई थी, गवर्नमेंट और सिटीजन साथ साथ काम कर रहे थे, अब वो करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि सिटीजन का ट्रस्ट क्या हो चुका है? ब्रेक हो चुका है। तो करप्शन दिया हुआ है। फिर मैंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताया, इट इज नॉट फीजिबल। ट्रिपल तलाक, ओके, लॉ बना दिया, क्यों? क्योंकि इट इज फीजिबल लॉ। ध्यान रहेगा। अब नेक्स्ट मैंने क्या लिखा हुआ है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एथिक्स मॉडल, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एथिक्स का मॉडल कैसा होना चाहिए, मतलब क्या कंडक्ट होना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह क्या होना चाहिए, किसके लिए? सिविल सर्वेंट के लिए। देखो एथिक्स का मतलब क्या होता है, एक बार जल्दी से डेफिनेशन बताओगे? सोसाइटल ओरिएंटेशन टुवर्ड्स राइट और रॉन्ग, गुड और बैड, जस्ट और अनजस्ट, है ना? सोसाइटल ओरिएंटेशन मतलब ये एक मेजोरिटेरियन कॉन्सेप्ट है जो ज्यादातर लोगों का एक्सेप्टेड होना चाहिए। हो सकता है एक उससे सहमत ना भी हो, लेकिन अगर ज्यादातर सहमत है तो मैं बोलूंगा इट इज पार्ट ऑफ एथिक्स, है ना? तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? इंस्ट्रूमेंट ऑफ आंसरेबिलिटी। अब आंसरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? कि आपने जो भी डिसीजन लिया है, भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सारे डिसीजन लेता है ना? सिविल सर्वेंट बहुत सारे डिसीजन लेता है, डिस्क्रिशनरी पावर भी रहती है कि इसको सर्विसेज देना है, इसको एक्सक्लूड कर देना है, तो हमेशा उसकी क्या होना चाहिए? आंसरेबिलिटी, मतलब जवाबदेही। वो किसको जवाबदेह है? फीडबैक मैकेनिज्म होना चाहिए, राइट? एनफोर्समेंट होना चाहिए। अगर आपने कोई गलत किया है तो फिर मैं एक्शन भी ले पाऊं आपके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई काम किया, है ना, उसके बाद मैंने आपसे आरटीआई में पूछा कि बताओ कितना पैसा कहाँ लगा है, तो ये क्या किया आपने? मेरी आपकी जवाबदेही तय हो गई ना, कि आपने जवाब लिख के दिया कि मैंने इतना पैसा यहाँ लगाया, और मैंने उसमें पकड़ लिया कि नहीं आपने तो चोरी भी कर ली। सो अब मैं कुछ एनफोर्समेंट भी करूंगा ना आपके ऊपर, एक्शन दिलवाऊंगा ना कि आप इसको बर्खास्त करो, राइट? सो आंसरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? अकाउंटेबिलिटी प्लस एनफोर्समेंट। ध्यान रहेगा। दूसरी वैल्यू क्या है? ऑफिशियल सोशलाइजेशन। देखो एथिक्स मॉडल अगर सिविल सर्वेंट के अंदर आपको डालना है, मतलब उसको एथिकल बनाना है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या लिखा हुआ? ऑफिशियल सोशलाइजेशन। इसका मतलब क्या रहता है? देखो सिविल सर्वेंट क्या रहता है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो ऑफिस रहता है उसका हेड टॉप पे रहता है, राइट? उसके नीचे बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, एक चेन बनी रहती है, राइट? अब अगर वो चेन में अपने इंप्लॉइज को ही नहीं जान पाएगा किसका बिहेवियर कैसा है, किसका कंडक्ट कैसा है, तो क्या वो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर पाएगा? नहीं। तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा? सोशलाइज। अच्छा, सिविल सर्वेंट जनता के बीच रह के भी काम करता है, राइट? तो उसको ना सिर्फ अपने कलीग्स और ऑफिस वालों के साथ सोशलाइज होना पड़ेगा, बल्कि जनता के बारे में भी जानना पड़ेगा। अब जब भी सिविल सर्वेंट बनते हैं, जैसे आईएएस आईपीएस बनते हैं, उनको एक कैडार मिल जाता है, राइट? कि आप इस स्टेट में वर्क करोगे। जरूरी हो कि आप एमपी के हो तो एमपी का कैडार ही मिले आपको। हो सकता है आपको कहाँ भेज दिया उन्होंने? राजस्थान। अब क्या आप राजस्थान की जनता से इतना मिले जुले हो, उनके कल्चर को जानते हो, उनके बारे में जानते हो? नहीं। तो ऑफिशियल सोशलाइजेशन तो कराना पड़ेगा ना। तो गवर्नमेंट उनको पहले 1 साल क्या कराती है? भारत दर्शन। भारत दर्शन क्यों कराते हैं? बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ एथिक्स मॉडल। क्यों कराया समझ में आया? ताकि वो हर जगह का कल्चर जान ले। हो सकता है उसको अंडमान निकोबार भेज दिया हो तो वहां की ट्राइब्स के बारे में भी उसको पता होना चाहिए ना। सो ऑफिशियल सोशलाइजेशन करवाया जाता है और 1 साल वो भारत दर्शन ट्रेनिंग वगैरह भी होती है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म मतलब जब काम हो जाता है उसके बाद लोग क्या कर पाए? फीडबैक दे पाए। प्राइवेट कंपनीज में तो तुमने देखा होगा ना, बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट होता है कि नहीं? कपड़े वगैरह खरीद के लाए, तुरंत उन्होंने एक लिंक भेजी कि रिव्यूज करो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। गवर्नमेंट में ऐसा होता है क्या? नगर निगम गए, पता चला 100-500 रुपए उसने छुड़ा लिया आपसे, बट कोई मैसेज आने वाला है क्या कि फीडबैक कैसा रहा? और हो सकता है उसके बाद काम भी ना हो। ये बड़ी आम बात है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? सुपरवाइज सिस्टम। सुपरवाइज सिस्टम का मतलब क्या होता है? कि जो भी काम हुआ वो हमेशा क्या होता रहा है? क्रॉस चेक होता रहा है, राइट? उससे भी क्या होता है?
उससे आदमी करप्ट नहीं हो पाता, राइट। अगर मुझे पता है कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ आगे ये क्या होगा, बार बार कोई ना कोई इसको चेक करने वाला, सुपरवाइज करने वाला, तो मैं करप्शन करूंगा क्या उस केस में? नहीं करूंगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद हुम? स्टाफ। जब भी आप डिसीजन लेते हो तो हमेशा अपने स्टाफ से क्या करते रहो? कम्युनिकेट करते रहो, ताकि रॉन्ग डिसीजंस को क्या किया जाए? अवॉइड किया जाए। हर डिसीजन करेक्ट होता है क्या? हाँ, इंडिया में एक ये प्रॉब्लम भी है कि जो ईमानदार IAS IPS हैं वो डिसीजन ही नहीं लेते हैं, इस डर में कि कहीं मेरा डिसीजन आगे चल के गलत ना हो जाए और मुझ पर किसके एलिगेशन ना लग जाए? करप्शन के। तो दो लोग हैं, एक जो बिल्कुल ईमानदार है लेकिन वो डिसीजन ही नहीं ले रहे हैं, एक जो थोड़ा बहुत करप्शन करते हैं लेकिन डिसीजन लेते हैं, और एक जो बिल्कुल ही भ्रष्टाचारी है, समझ गए, जिनका ये सब कुछ खा जाएंगे हम। तो किस टाइप के लोग चाहिए हमको? जो डिसीजन नहीं लेते वो चाहिए क्या? नहीं, डिसीजन तो वो ले, हो सकता है उसका डिसीजन आगे चल के गलत हो जाए, राइट। तो अगर उसको डिसीजन दिलवाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? अपने स्टाफ के साथ प्रॉपर कम्युनिकेट करना पड़ेगा और डिसीजन तो लेना। ये नहीं बोल सकते आप कि नहीं मैं ईमानदार हूँ और ईमानदारी का मेरा जो बिल्कुल तिलक लगा के मैं घूम रहा हूँ वो कभी खराब नहीं हो जाए, तो पूरी जिंदगी में आपने डिसीजन ही नहीं लिया। इनडिसाइसिव बनना होता है क्या? नहीं, डिसीजन तो लेना पड़ता है या तो मूव ऑन करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? आउटलाइनिंग मैनेजरियल वर्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। ये कौन करता? गवर्नमेंट। प्रॉपर उसको बता देती कि आपका वर्क ये है, आपको इस फील्ड में काम करना है। IAS सिर्फ कलेक्टर बन के काम करता है क्या? नहीं, नगर निगम में भी रहता है ना वो, आयुक्त वगैरह बन के, कमिश्नर भी रहता है, सेक्रेटरी भी बनता है, मिनिस्ट्रीज के अंडर भी वर्क करता है। तो उसके क्या होना चाहिए? मैनेजरियल वर्क। क्यों, किनको मैनेज करेगा, कैसे करेगा, उसके वर्क को प्रॉपरली आप क्या कर दो? डिफाइन कर दो, आउटलाइन कर दो। तो ये क्या बताया मैंने? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एथिक्स मॉडल कैसे डेवलप किया जा सकता है, समझ में आया? ये सारे पॉइंट्स के थ्रू। सारे पॉइंट्स याद रहेंगे क्या? बट फिर भी कुछ कुछ याद रहेगा। आंसरेबिलिटी होना चाहिए, लाइक फॉर एग्जांपल RTI के थ्रू, राइट। सोशलाइजेशन करवाओ, उसका फीडबैक मैकेनिज्म होना चाहिए, सुपरवाइज करो उसके वर्क को, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो, और मैनेजरियल टास्क को क्या कर दो? आप आउटलाइन कर दो। क्या हो गया बेटा? नींद आ रही है? फिर मैं सोच रही हूँ उसका एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल? तो तुम्हें एक ही सोचती रह गई और बाकी सब पढ़ा दिया उस बीच में। नहीं, वो भी सुना है। अब सुनो, कोर पब्लिक वैल्यूज क्या होती हैं? कोर पब्लिक वैल्यूज किसके लिए? एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। देखो, वैल्यू मतलब प्रेफरेंस और इंपॉर्टेंस टुवर्ड्स समथिंग। अब कोर पब्लिक वैल्यू मतलब ऐसी वैल्यूज जो पब्लिक चाहती है और कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट। तो एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी कुछ ना कुछ कोर पब्लिक वैल्यूज होना चाहिए, है ना, जो पब्लिक भी चाहती है और गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। और किसके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए? वो एक सिविल सर्वेंट के लिए। सबसे पहले दिया हुआ है अकाउंटेबिलिटी, समझेंगे अभी सबको डिटेल में। पहला दिया हुआ अकाउंटेबिलिटी, दूसरा सिटीजनशिप, तीसरा लेजिटिमेसी, चौथा पब्लिक इंटरेस्ट, फिर इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी, फिर स्पिरिट ऑफ सर्विस एंड सेक्रीफाइस। वन बाय वन समझे। 6 कोर पब्लिक वैल्यूज। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? काम होने के बाद उसको क्या करो? आप जांच वांच करो। सो इट इज अ पोस्ट फैक्टो मैकेनिज्म। पोस्ट फैक्टो मीन आफ्टर वर्क हैज बीन डन। ध्यान रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट हैव ड्यूटी टू प्रोवाइड सर्विसेज। अच्छा, सर्विसेज कोई आपके ऊपर एंटाइटलमेंट है, गवर्नमेंट की कृपा है क्या? नहीं, वो आपके राइट्स हैं। सो सर्विसेज आर राइट बेस्ड। ध्यान रहेगा। अब गवर्नमेंट का काम होता है सर्विसेज प्रोवाइड करना, तो वो किसके थ्रू प्रोवाइड करवाती है? सिविल सर्वेंट, क्योंकि उनका काम क्या रहता है? पॉलिसी को एग्जीक्यूट करना। सो गवर्नमेंट को अगर आपको कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करना है तो बीच में कौन आ जाते हैं? वो इंटरमीडिएरीज, क्या नाम है उनका? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर या फिर सिविल सर्वेंट्स। ध्यान रहेगा। सो गवर्नमेंट हैव ड्यूटी टू प्रोवाइड सर्विसेज थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर। अब एडमिनिस्ट्रेटर के पास बहुत सारा डिस्क्रिशन रहता है, मैंने बताया किसको सर्विसेज देना है, किसको नहीं देना है। सो उस केस में वो क्या करता है? अपना डिस्क्रिशन यूज करता, मतलब अपना खुद का विवेक यूज करता और फिर डिसीजन लेता, राइट। सर्विसेज आर नॉट एंटाइटलमेंट्स, रेदर इट इज अवर राइट्स। ये चीज ध्यान रहेगी। कोई कृपा है क्या गवर्नमेंट की? नहीं, वो हमारा क्या है? अधिकार है। एडमिनिस्ट्रेटर प्रोवाइड गवर्नमेंट सर्विसेज, यही बोल सकते हैं। लॉट ऑफ डिस्क्रिशन है, whom टू प्रोवाइड एंड whom टू एक्सक्लूड। सो वी नीड टू हेल्ड हिम अकाउंटेबल और आंसरेबल, है ना। ध्यान रहेगा। अगर वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और किसी को एक्सक्लूड कर रहा है तो हम उससे पूछ पाए कि भाई आपने इसको क्यों छोड़ दिया और इसको क्यों इंक्लूड कर लिया, राइट। RTI वगैरह यही मैकेनिज्म के कारण आई थी। कब आया था वैसे RTI है? 2005 में आया था। ध्यान रहेगा। जैसे कि पॉलिटिकल क्लास किसी को अकाउंटेबल रहता है क्या? आंसरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? जवाबदेही, कि आप किसको जवाब दे रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मोदी जी किसको जवाब दे हैं? हम लोगों को, राइट। क्योंकि पीरियडिक इलेक्शन होंगे हर 5 साल में। नहीं पसंद आया मोदी जी का काम, बोला चलो बोरिया बिस्तर बांधो और निकल लो। आप कहाँ जाओगे? गुजरात, है ना। तो ये क्या होता है? हर 5 साल में पीरियडिक इलेक्शन होता, मतलब पॉलिटिकल क्लास को आपने आंसरेबल कर दिया क्या? हाँ, थ्रू पीरियडिक इलेक्शन। लेकिन क्या सिविल सर्वेंट के पीरियडिक इलेक्शन होते हैं? नहीं, ये तो लंबे समय बना रहता ना। एक बार आया तो बोले अब जब तक रिटायर नहीं हो जाऊंगा जब तक नहीं जाऊंगा। तो आप फिर इसको आंसरेबल कैसे ठहराओगे? कैसे ठहराओगे? थ्रू सोशल ऑडिट। कैसे करोगे?
सोशल ऑडिट, जो भी काम हुआ है आप उसको क्या करो, जांच पड़ताल करते रहो प्रॉपर। होते हैं ना सोशल ऑडिट, जैसे एमपी लेड स्कीम थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, याद आया? अपन ने उस पर क्वेश्चन भी देखा था। हाँ, उसमें यूपीएससी ने एक ऑप्शन यही दिया था कि जो भी काम हुआ है उसका मिनिमम 10% हमेशा क्या होना चाहिए, किसमें जाना चाहिए, सोशल ऑडिट में। उससे क्या रहता है, उसको भी डर बना रहता है कि काम होने वाला है, उसके बाद क्या होगा, काम होने के बाद सोशल ऑडिट होगा, मतलब लोग आके जांच पड़ताल करेंगे, तो करप्शन करेगा क्या, करेगा भी तो बड़ा सोच समझ के, घबरा के और कम करेगा, ऐसा नहीं कि पूरा पैसा खत्म कर देगा, ध्यान रहेगा। सो अकाउंटेबिलिटी का अगर एक लाइन में मीनिंग बोले तो क्या होता है, आंसरेबिलिटी, मतलब उसके डिटेल्स दो, प्लस एनफोर्समेंट, एक्शन टेकन। नेक्स्ट क्या है, सिटीजनशिप। सिविल सर्वेंट भी क्या होता है, इंडिया का सिटीजन है ना। यूपीएससी का फॉर्म भरने के लिए एक एलिजिबिलिटी सबसे पहले रहती है कि आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए, या तो नेपाल का होना चाहिए, भूटान का, मतलब यू शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ज़्यादातर इंडियन सिटीजन ही आते हैं, है ना। वो भी सोसाइटी में रहते हैं, है ना, वो भी राइट टू वोट वगैरह रहते हैं, उनको भी क्या है, वो भी टैक्सेस वगैरह पे करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट वैल्यू उन लोगों के अंदर भी होना चाहिए, काफ़ी ईजी है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। सिटीजनशिप। तीसरा क्या दिया हुआ है, लेजिटिमेसी। अभी लेजिटिमेसी का मतलब क्या है, मैंने एक लाइन लिखी हुई देखो, गवर्नड कंसेंट टू द गवर्निंग इंस्टीट्यूशन। क्या लिखा है, गवर्नड कंसेंट टू द गवर्निंग इंस्टीट्यूशन। देखना, जो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर है उसको कौन परमिशन देता है कि आप वर्क करो, गवर्नमेंट, है ना। गवर्नमेंट ने इसको परमिशन दी है कि आप क्या करो, वर्क करो, पॉलिसी को क्या करो, एग्जीक्यूट करो। सो इसको क्या होना चाहिए, कंसेंट होना चाहिए वर्क करने की। फॉर एग्जांपल अगर जैसे मैं बात करूं आरबीआई, आरबीआई भी क्या करती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्या करती है, एग्जीक्यूट करती है ना, तो वो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर के जैसे वर्क करती है। अब मान लो क्या हुआ, गवर्नमेंट का ये काम कर रही थी और अगर इन दोनों के बीच में क्या हो जाए, कन्फ्लिक्ट हो जाए, तब लोगों को क्या लगेगा कि या तो आरबीआई गलत है या तो गवर्नमेंट गलत है, होगा ना। अगर दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट हो गया तो फिर प्रॉब्लम आएगी कि नहीं। आरबीआई भी किसके बिहाफ पे काम कर रही है, गवर्नमेंट के कहने पे। गवर्नमेंट बोलती है ऐसा करो तो वो क्या करती है, एग्जीक्यूट करती है, लाइक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर। और गवर्नमेंट ने उसको क्या दे रखी, परमिशन। लेकिन अगर कंफ्लिक्ट हुआ तो हमको लगेगा या तो गवर्नमेंट गलत है या तो आरबीआई गलत है। और इससे क्या होता है, लोगों का ट्रस्ट क्या होता है, गवर्नमेंट पे से खत्म होता है, और ट्रस्ट ब्रेक होता है तो फिर सिनर्जी टूट जाती है, ध्यान रहेगा। सो ये क्या लिखा हो, लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी किसको होना चाहिए, इन लोगों को, आरबीआई को नहीं, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, उसको क्या होना चाहिए, लेजिटिमेसी। जैसे पाकिस्तान गवर्नमेंट ने क्या खो दी है, लेजिटिमेसी खो दी है ना भाई। पहली बात तो है कि गवर्नमेंट ने लेजिटिमेसी खो दी है, विश्वसनीयता खो दी है। अब अगर गवर्नमेंट ने विश्वसनीयता खो दी है तो कोई भी पॉलिसी बनाएगी तो क्या सिविल सर्वेंट भी उसको प्रॉपर इंप्लीमेंट करेगा, नहीं। और करेगा भी तो लोगों को क्या लगेगा कि जब गवर्नमेंट ही बिक गई है तो फिर ये क्या कर लेगा, राइट। तो ये चीज ध्यान रखिए, इफ गवर्नमेंट वोंट गिव लेजिटिमेसी टू द एडमिनिस्ट्रेशन देन देयर विल बी कंफ्लिक्ट, ध्यान रहेगा। कंफ्लिक्ट बिटवीन हुम, गवर्नमेंट एंड आरबीआई। मैंने बताया था ये बार बार इसको परेशान करता था उर्जित पटेल को। उर्जित पटेल ने फाइनली क्या बोला कि ये लो मेरा रेजिग्नेशन। रघुराम राजन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हाँ, वो लोग एक लॉन्ग टर्म विजन लेके चल रहे थे, गवर्नमेंट का ये था कि नहीं अभी फिलहाल आप ये कर दो, तो उसने क्या बोला, इट इज बेटर टू रिजाइन देन टू लिसन टू हिज एडवाइस। क्योंकि एक्चुअली ये कौन था, ही इज अ लॉयर। ये कौन था, एक लॉयर, और इसको क्या बना के रखा था, फाइनेंस मिनिस्टर। तो क्या सच में इसको फाइनेंस का नॉलेज था इतना, नहीं। ये बेचारा सच में पढ़ के आया था लंदन वगैरह से, और इसको ही ज्ञान झाड़ते रहते थे। क्यों, क्योंकि काम क्या था, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, गवर्नमेंट को, और ये कौन था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर। सो गवर्नमेंट आदेश देती है किसको, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर को, और इसका काम क्या रहता है। इसने बोला तुम्हारा काम क्या है, बोले एग्जीक्यूशन, तो बोले चुपचाप एग्जीक्यूशन करो। तो इसने बोला नहीं मैं नहीं करूंगा, इसने रिजाइन कर दिया। बाद में गवर्नमेंट ने बोला कि चलो शक्तिकांत दास विल बिकम द न्यू गवर्नर ऑफ आरबीआई, ध्यान रहेगा। फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, पब्लिक इंटरेस्ट। 6 कोर वैल्यूज में 4th क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट मतलब जब भी एडमिनिस्ट्रेटर डिसीजन लेता है तो उसको किसको ध्यान रखना, लार्जर पब्लिक को, कोई पर्टिकुलर ग्रुप को ध्यान में रखना है क्या, नहीं। वैसे ये सब सच में होता है क्या, इतना भयानक नहीं होता है, ये चीज ध्यान रखना है। तो पब्लिक इंटरेस्ट को, उसको लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखना, और कुछ लोगों को चाहे तो वो क्या कर सकता है, इग्नोर। फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी। क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है, ट्रूथफुलनेस इन वन सेक्शन, और इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंसी इन व्हाट यू थिंक, स्पीक एंड डू। जो आप सोचते हो, बोलते हो और करते हो, उसमें सब क्या होना चाहिए, समानता। देखते हैं क्या होता है। मतलब पॉलिटी एस्पेक्ट से डिफरेंट होता है क्या? नहीं, सेम होता है। तो कल सर ने तो वो बताया था, क्या हमने बोला कि इंटीग्रिटी मतलब जैसा आप सोचो वैसे करो, एक्शन वैसे ही लो, तो ने बोला नहीं ऐसा नहीं होता। उन्होंने इंटीग्रेटेड जुडिशरी बताया था क्या, सिर्फ इंटीग्रिटी वर्ड उसका अपने प्रीएम्बल का
अरे यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब अखंडता भी होता है। हाँ, जिसको ब्रेक ना कर पाओ, हाँ, तो उसका वो मीनिंग भी है जो प्रीएम्बल में दिया हुआ है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हाँ, तो याद कर लेना वो भी। अब जल्दी से देखते हैं इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल ये कौन है? मंगनी राम। सबने पिक्चर देखी है ये वाली? हाँ, तो ये मंगनी राम क्या करता है? नाके पे बैठ जाता है और अवैध वसूली करता है, राइट। तो ये इंटीग्रिटी वाला है क्या? ये तो करप्शन ओपनली कर रहा है। लेकिन एक था ये मंगनी राम, अब ये तो मूर्ख था कि डायरेक्ट करप्शन कर रहा था। दूसरा ये कौन था? भोला राम। इसका नाम क्या था? भोला राम मार्ग, जिस पे तुम रहते हो। हाँ, ये क्या करता था? बातें अच्छी अच्छी करता था कि करप्शन फ्री सोसाइटी बनाएंगे, करप्शन नहीं होने देंगे, बोलता भी अच्छा अच्छा था, लेकिन बैक हैंड में बहुत करप्शन करता था। तो क्या ये इंटीग्रिटी को फॉलो करता था? नहीं, ही लैक्स इंटीग्रिटी, ध्यान रहेगा। ऑन दी अदर हैंड अमित कुमार, अजय देवगन, सॉरी, अरे अमित कुमार नाम था पिक्चर में इसका, सोचता भी अच्छा था, बोलता भी अच्छा था, और इसका कंडक्ट भी कैसा रहता था? ऑन ग्राउंड बढ़िया रहता था। मत कौन सा था? मैन ऑफ इंटीग्रिटी, ध्यान रहेगा। तो अमित कुमार जैसा आप लोगों को बनना है, ध्यान रहेगा। साधु यादव पैसा लाता है, तो इसका एक वर्क क्या है? ही वर्क्स फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट, नॉट फॉर सम इंडिविजुअल। देखा था ना अपन ने, फोर्थ वाला पॉइंट पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखता है। तो ये साधु यादव को इग्नोर कर देगा क्या? हाँ, ध्यान रहेगा। साधु यादव पैसा लेके आया है, गड्डी की गड्डी, अब वो तुम्हारे ऊपर है, एक्सेप्ट करते हो कि नहीं। क्या लिखा हुआ है? इफ एडमिनिस्ट्रेटर हैव इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी देन पब्लिक सर्वेंट विल नॉट यूज पब्लिक ऑफिस फॉर प्राइवेट गेन, रिमेन्स इम्पार्शियल, विच विल ऑल्सो रिड्यूस करप्शन। ध्यान रहेगा। ऐसा ही है। बाद में इसको जब पनिश किया गया, क्या किया गया? इसको पनिश, नौकरी से निकाल दिया। बाद में इसको पता चला कि नहीं, इस बार के जो एसपी साहब हैं वो बड़े ईमानदार हैं, वो इनसे बड़ा इंस्पायर हो गया। इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज भी मैंने बताया था ना कि इंस्पायरिंग पर्सनालिटी, सो समटाइम दे एक्ट एज इंस्पायरिंग पर्सनालिटी फॉर द पीपल। वो इससे काफी इंस्पायर हो गए और बाद में चाय की दुकान खोल ली और नाम भी रखा ईमानदार चाय वाला। और बाद में वो सच में कैसा हो गया था? मैन ऑफ इंटीग्रिटी बन गया था। तो उसको वापस क्या बोला लिया था कि चला आजा सर्विस पे, वापस आजा। ध्यान रहेगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? स्पिरिट ऑफ सर्विस एंड सेक्रीफाइस। जब भी सिविल सर्वेंट रहता है तो उसमें क्या होना चाहिए? स्पिरिट ऑफ सर्विस। कि मान लो अगर आप छुट्टी पे हो, एज एन आईपीएस ऑफिसर, आप छुट्टी पे चले गए और कहीं बाजार में पता चला खुलेआम कत्लेआम चल रहा है, तो आप क्या बोलोगे? मैं छुट्टी पे हूँ। क्या करोगे आप? इंटरफेयर करोगे, उन गुंडों से लड़ोगे और लड़ते लड़ते अपनी जान दे दोगे। दैट इज स्पिरिट ऑफ सर्विस, तभी हम मानेंगे। समझ में आया? स्पिरिट ऑफ सर्विस होना चाहिए, सेक्रीफाइस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये बच्चा यादव, इसने अपनी जान दे दी थी, है ना, यही था। ये बच्चा यादव को क्या समझाता था? ज्यादा उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। बच्चा यादव सिर्फ एक अकेले आपसे डिपार्टमेंट नहीं चलता, ध्यान रहेगा। सो बच्चा यादव ही वॉज ड्यूटी बाउंड फॉर सर्विसेज, सो स्पिरिट ऑफ सर्विस वॉज देयर इन बच्चा यादव। और ये मिसिंग थी किसमें? भोला राम में, ध्यान रहेगी। ही वॉज नॉट ड्यूटी बाउंड। हाँ, गंगा जल, ठीक है। अब जब सब कुछ सिखा दिया इसको, 6 कोर पब्लिक वैल्यूज हमने बता दी कि आप में स्पिरिट ऑफ सर्विस एंड सेक्रीफाइस होना चाहिए। फिर मैंने क्या बताया? बताओ जल्दी से। फिर क्या बताया अपन ने? इंटीग्रिटी ऑनेस्टी होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट को आपको ध्यान में रखना चाहिए। फिर अपन ने देखा लेजिटिमेसी होना चाहिए फॉर द गवर्न कंसेंट, सिटीजनशिप वाली, अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी। जब सब चीजें इसको सिखा दी, 6 कोर पब्लिक वैल्यूज अपन ने एक एडमिनिस्ट्रेटर को सिखा दी। सिखा दी कि नहीं सिखा दी? बोलो जल्दी। हाँ, तो फिर भी करप्शन क्यों हो रहा है? जब सब समझा दिया, सब पढ़ा लिखा दिया इसको, तो फिर करप्शन क्यों हो रहा है? वाई पब्लिक सर्वेंट फाइंड इट डिफिकल्ट टू फॉलो दीज 6 कोर वैल्यूज? क्यों है ऐसा? क्यों है भाई? देखो, 6 कोर वैल्यूज आपने सिखा दी पब्लिक सर्वेंट को, फिर भी वो इसको क्यों डिफिकल्ट पाता? वो ऐसा क्यों नहीं बन पाता जैसा हम उसको चाहते हैं? करप्शन फ्री सोसाइटी क्यों नहीं बना पा रहा है? इवन वो खुद क्यों करप्शन में इन्वॉल्व रहता है? बताओ। उसका आंसर क्या है? बिकॉज वी हैव कंसर्न इन पब्लिक इंस्टीट्यूशन। किसमें हमको प्रॉब्लम है? पब्लिक इंस्टीट्यूशन। अब इंस्टीट्यूशन देखें क्या क्या है। ये कौन था? फॉर एग्जाम्पल एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर। जब इसको सारी चीजें सिखा दी तो इसकी बीवी इससे पूछती कि अब क्या प्रॉब्लम है, अब आप उन 6 कोर वैल्यूज को फॉलो क्यों नहीं कर पा रही? तो ये क्या बोल रहा है? ज्यादा लेक्चर मत झाड़िए और जाइए अपना काम करिए। क्यों? क्योंकि ही नोज कि देयर इज प्रॉब्लम इन द पब्लिक इंस्टीट्यूशन। अब पब्लिक इंस्टीट्यूशन में क्या प्रॉब्लम है वो देखें अपन। सबसे पहली प्रॉब्लम है हिस्टोरिकल कंसर्न। फॉर एग्जाम्पल देखना, आपको मैं पढ़ाने में तो रोज सिखा रहा हूं कि करप्शन फ्री सोसाइटी बनाना है, करप्शन फ्री सोसाइटी बनाना है, लेकिन कई जगह करप्शन आपने एक्सेप्ट कर लिया कि यस करप्शन इज देयर और हमको क्या करना है? बस वही करके बचना है। फॉर एग्जाम्पल थाने गए आप, है ना, अब वो काम ही नहीं कर रहा है आपका, आपकी सिम गुम गई, पता चला वो आपसे ये बोल रहा है पुलिस वाला है ठोला कि
क्या मेरे से पूछ के सिम खरीदी थी तुमने? अगर सिम बंद करवाना आप बोल रहे हो जल्दी बंद कराओ कहीं मिस यूज नहीं हो जाए, तो बोले नहीं करवाऊंगा मैं बंद। कब तक नहीं करवाऊंगा मैं बंद? जब तक आप उसको 150 रुपए नहीं दे देते। तो ये चीज आप 100 रुपए अगर दे के सिम बंद होगी तो इससे आपको बड़ा हर्ट होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल आरटीओ ऑफिस आप जाते हो, यहाँ पे आरटीओ ऑफिस का एग्जाम्पल है। आरटीओ ऑफिस में कोई आपसे पैसे मांगता है तो कोई बड़ा अचंबा होता है कि हमको नहीं, ये पुलिस वाला, ट्रैफिक पुलिस वाला पैसे लेता तो हमको बड़ा शॉक्ड हो जाते हैं कि ओ माय गॉड ये क्या कर दिया इसने। इट्स वेरी नॉर्मल है ना। कोई ने रोका आपको, क्या करते हैं अभिषेक? अपन 500 रुपए दे के छूट जाते हैं, यही होता है। हाँ नहीं, कई जगह 500 भी लगते हैं ठीक है, ध्यान रहेगा। सो दिस इज हिस्टोरिकल कंसर्न। करप्शन को हमने क्या कर लिया? एडॉप्ट कर लिया और उससे हमको प्रॉब्लम नहीं हो रही है। यही चीजें हम बचपन से देखते हुए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बोले करप्शन करप्शन करप्शन, तो जब हम खुद एक बड़े ऑफिसर बनते तो हम लोग भी फिर क्या करना शुरू कर देते? करप्शन। और वो हमको बुरा लगता है क्या? नहीं, ध्यान रहेगा। सो वी हैव हिस्टोरिकल कंसर्न, वी हैव एक्सेप्टेड दिस। फॉर एग्जाम्पल करप्शन इन इंडिया हैज इट्स रूट इन हिस्ट्री। शुरुआत से चल रहा है, ऐसा नहीं। अंग्रेजों के समय में भी जो पुलिस में रहता था तब भी दादागिरी थी, आज भी दादागिरी है। आरटीओ में मान लो डिमांड करी उसने ब्राइबरी, नथिंग न्यू फॉर अस, वी एक्सपेक्ट दिस, राइट। डेली लाइफ में चलता है और इसको हम क्या बोलते हैं? संस्कृताइजेशन ऑफ करप्शन। वी हैव एडॉप्टेड करप्शन इन अवर नॉर्मल लाइफ। इजी था। और अगर ज्यादा चीपटांग करोगे तो क्या होगा? समझ गए? पुलिस वाले को आप ज्यादा करप्शन फ्री सोसाइटी बनाने के बारे में सिखाओगे तो वो क्या बोलेगा आपको? 2 मिनट में सब कायदा कानून घुसेड़ देंगे। दरोगा का पावर मालूम है ना? समझ गए ना? हाँ, इसलिए आप भी चीपटांग करते हो क्या? आरटीओ ऑफिसर भी यही करेगा। ठीक है, ज्यादा कायदा कानून सिखा रहे हो, चलो बोले गाड़ी का राउंड दे के दिलाओ, फिर वो 10 कमियां निकाल के आपको भगा देगा। लाइसेंस देगा क्या? नहीं देगा। हाँ बस नहीं, इसको फिनिश कर लो फिर एक बार रिवाइज कर लेंगे। ये समझ में आया? अभी सुनो, बस एक स्लाइड, 2 स्लाइड बस। अब जल्दी देखो, हम लोग देख रहे थे कि 6 कोर पब्लिक वैल्यूज को सिखा दी, फिर भी उसको डिफिकल्टी क्यों जा रही? बिकॉज वी हैव कंसर्न इन पब्लिक इंस्टीट्यूशन। पहला हमने देखा हिस्टोरिकल कंसर्न था, दूसरा था सोसाइटल या सोशो कल्चरल कंसर्न। इसका मतलब क्या होता है? देखो, एडमिनिस्ट्रेटर भी किसका पार्ट होता है? सोसाइटी का। भाई अगर हम बोलते हैं हमारे मंत्री बड़े भ्रष्ट हैं तो एक्चुअली वो किसको डिनोट कर रहे हैं? वो हम ही को डिनोट कर रहे हैं। वो हम लोगों में से ही कोई बना हुआ है, ऐसा तो है नहीं कि कहीं विदेश से आके कोई रूल कर रहा है। तो वो हम लोगों की सोसाइटी को ही एक्चुअली डिनोट करता है। उसने जो सोसाइटी में सीखा आगे जाके वो वही कर रहा है। सोसाइटी में क्या होता है? आदमी बड़े लंबे समय रहता है कि नहीं? आप ये 1 साल के यूपीएससी का अगर कोचिंग वोचिंग कर लोगे तो इससे एकदम एथिकल बन जाओगे क्या? नहीं है। मगर आप सोसाइटी में 24 घंटे रहते हो और बचपन से रह रहे हो, है ना? तो आप भी किसका पार्ट हो? सोसाइटी का। और सोसाइटी में वही सब चीजें सीखी है तो आगे चल के वही सब चीजें करोगे। तो उसके लिए हमको सिर्फ उसको ट्रेनिंग ही नहीं देना, हमको सोसाइटी को भी क्या करना पड़ेगा? चेंज। सोसाइटी डिसाइड्स नेचर ऑफ गवर्नेंस। सोसाइटी फोकस ऑन देमसेल्फ। सिर्फ अपना काम बनना चाहिए, बाकी मतलब है क्या? अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। बस उसी प्रिंसिपल पे सिविल सर्वेंट आजकल वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? लीगल कंसर्न। लीगल कंसर्न मतलब बहुत सारे लॉज हैं, जंगल ऑफ लॉज हैं। बहुत सारे लॉज आपस में ही कंफ्लिक्ट में रहते हैं। एक सेंटर का लॉ है, स्टेट का लॉ है, एक सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोल दिया, हाई कोर्ट ने कुछ बोल दिया, और चारों एक दूसरे से क्या चल रहे हैं? बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ लॉज, है ना? और कई जगह लॉज है ही नहीं, तो वहां पर इसको क्या करना पड़ता है? बहुत सारे लॉज में लूप होल्स भी, लूप होल्स मतलब कमियां भी हैं। उस केस में सिविल सर्वेंट क्या करता है? अपना डिस्क्रिशन भी यूज करता है। या जिस जगह पर लॉ नहीं है वहां पर डिफिकल्ट हो जाता है डिसीजन लेना, राइट? कि मान लो आपको कोई ऐसा डिसीजन लेना जिस पे कोई लॉ है ही नहीं, तो अब आप डिसीजन लोगे क्या? नहीं। तो वो कोर वैल्यूज फॉलो कर पाओगे क्या? नहीं। सो वी हैव जंगल ऑफ लॉस, कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉस, ओल्ड लॉस जैसे आईपीसी 1861 कब से चला आ रहा है? ये इतना पुराना लॉ है, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? पॉलिटिकल कंसर्न। पॉलिटिकल कंसर्न मतलब क्या होता है? आप तो बड़े अच्छे बन के आए थे, ईमानदार, लेकिन क्या ऊपर से जो पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा है वो वर्क करने दे रहा है क्या? नहीं करने दे रहा है। वो मैंने बताया था कल क्या कि एसपी को फोन आता है कि क्या करो आप, जिले की रक्षा बाद में करना, पहले किसकी रक्षा करो? अपनी खुद की। पहले खुद जिंदा बच जाओ, बाकी को बाद में बचाना। तो ऐसा होता है क्या? हाँ, क्योंकि एसपी तो वहां पर कुछ समय के लिए गया है। हाँ, नाम में नहीं बताया किसी का। चलो, पॉलिटिकल कंसर्न है। वोट बैंक पॉलिटिक्स भी चलती है, कास्ट पॉलिटिक्स भी चलती है, कम्युनल पॉलिटिक्स भी चलती है। ध्यान रहेगा, कम्युनल, करप्शन, क्रिमिनल, ये पॉलिटिशियन यूजुअली रहते हैं। और ये क्या करते हैं? सिविल सर्वेंट पे प्रेशर पुट करते हैं और वो फिर क्या करता है? डिसीजन प्रॉपर नहीं ले पाता अंडर स्ट्रेस और प्रेशर। ध्यान रहेगा। नेक्स्ट क्या है? फाइनेंशियल और इकोनॉमिक कंसर्न है। ज़्यादातर आपने देखा होगा जो पब्लिक सर्वेंट रहते हैं, आईएएस बहुत बड़ी पोस्ट होती है, सैलरी बेचारे को कितनी देते हैं? 1 सवा लाख रुपए, है ना?
उतनी तो इजीली एक टीचर भी निकालता है भंवर कुआं पे, है ना। तो ये क्या हो रहा है, एक तो आप उसको बड़े बड़े लोगों से मिलने भेज रहे हो, बेचारे को सैलरी नहीं दे रहे हो, ऊपर से ये क्या बोल रहा है, नौ ठैया बच्चा और प्रेग्नेंट बीवी और 30-40 हज़ार रुपये सैलरी, तो ये फिर बेचारा कैसे करेगा। तो फिर इस केस में क्या करना शुरू कर देगा, करप्शन। ये अपने पब्लिक ऑफिस को यूज करेगा फॉर गेटिंग मॉनेटरी गेन्स या फिर फॉर गेटिंग मनी, जिसको हम बोलते हैं करप्शन। सो लेस सैलरी मिलेगी किसको, हाई लेवल ऑफिसर्स को। तो देखो पब्लिक वाले को मिलती है लेस सैलरी और प्राइवेट वाले को क्या मिलती है, प्राइवेट जॉब वाले को मोर सैलरी। सो फिर पब्लिक वाला क्या करेगा, सो दे यूज देयर पावर विच लीड्स टू अनएथिकल बिहेवियर। और अनएथिकल बिहेवियर मतलब ये क्या कर रहा होगा, ब्राइब वगैरह लेगा, और ब्राइब लेगा मतलब क्या करेगा, वो करप्शन करेगा। ध्यान रहेगा, इजी था ये 5th पॉइंट। लास्ट पॉइंट कौन सा है, बस हाँ, वाई वैल्यूज आर नीडेड इन एडमिनिस्ट्रेशन। अब फिर भी हमको देखो, पहले हमने बताया कि 6 कोर वैल्यूज होना चाहिए, फिर हमने बताया कि वो क्या है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन में कुछ कंसर्न है, वो सारे कंसर्न देखे 5 के 5। बट फिर भी हम अब बोल रहे हैं कि फिर भी ये वैल्यूज क्यों चाहिए हमको एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कैसे हैं, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, पॉपुलेशन हमारी इतनी स्पीड से बढ़ रही है जिसका कोई हिसाब नहीं है, और सिटीजन अब क्या हो गए, मोर अवेयर हो गए। आजकल मोबाइल वगैरह चलाने लग गए ना, सारी चीज़ें उनके मोबाइल पे उनको दिखती रहती हैं, ध्यान रहेगा। और ये सब नहीं करेंगे तो अगेन गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच का बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। बस बॉन्ड को बनाए रखना है, लोगों को क्या है, सरकार पर भरोसा होना चाहिए ना। अगर गवर्नमेंट ने लेजिटिमेसी खो दी तो फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर का कोई मतलब रह जाएगा क्या, नहीं। अदरवाइज लेजिटिमेसी विल बी लॉस्ट इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी से लॉस्ट हो जाएगी, विच लीड्स टू ऑटोक्रेसी। और ऑटोक्रेसी मतलब फिर एक इंडिविजुअल पावर में आ जाएगा और फिर वो सबके राइट्स को क्या कर देगा, फिनिश कर देगा। ध्यान रहेगा। क्या देखा हमने, जल्दी से एक बार रिवाइज करें, बड़ा आसान है, 1 मिनट का काम है। हमने यहां से शुरू करा था, राइट आज। हाँ, व्हाट इज पब्लिक वैल्यूज, वैल्यूज क्रिएटेड और सस्टेन्ड बाय गवर्नमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ पब्लिक, पब्लिक वांट्स देन एंड प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, पब्लिक वैल्यूज होती। फॉर एग्जांपल इक्वालिटी देखिए अपन ने, है ना, और गवर्नमेंट और इससे सोसाइटी के बीच में क्या बनी हुई है, सिनर्जी, मतलब दे वर्क हैंड टू हैंड। फिर पब्लिक वैल्यू शुड बी फीजिबल, मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यूसीसी इज नॉट फीजिबल एट दैट टाइम। कहाँ दिया हुआ है वैसे यूसीसी, कौन से आर्टिकल में, अंडर आर्टिकल 44। कहाँ पर दिया हुआ है, डीपीएस की कौन से पार्ट में, पार्ट 4। ध्यान रहेगा, इजी है, ये तो पॉलिटी वाला बात थी। ट्रिपल तलाक को हमने एबॉलिश कर दिया क्या, हाँ, क्योंकि अब वो क्या हो गया है, फिजिबल हो गया है, पहले नहीं होगा, अब कर दिया है, ये अपन ने एग्जाम्पल भी देखे। फिर क्या होना चाहिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एथिक्स मॉडल कैसे लेके आओगे आप, पहले बोला आपने आंसरेबिलिटी, आंसरेबिलिटी मतलब अकाउंटेबिलिटी प्लस एनफोर्समेंट, वही बताया मैंने। दूसरा क्या, ऑफिशियल सोशलाइजेशन, भारत दर्शन कराओ, सोसाइटी से मिलवाओ, स्टाफ वगैरह से उसका कोऑर्डिनेशन बढ़ाओ, फीडबैक मैकेनिज्म, सुपरवाइज करो उसके वर्क को। फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन करे वो किससे, अपने स्टाफ से, सो दैट रॉन्ग डिसीजंस कैन बी अवॉइडेड। और लास्ट क्या है, आउटलाइनिंग मैनेजरियल वर्क। यही देखा अपन लोगों ने। फिर ये अपन ने देखी 6 कोर पब्लिक वैल्यूज, कौन कौन सी थी, पहली अकाउंटेबिलिटी, दूसरी सिटीजनशिप, तीसरी लेजिटिमेसी, पब्लिक इंटरेस्ट, इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी, स्पिरिट ऑफ सर्विस एंड सेक्रीफाइस। अकाउंटेबिलिटी में हमने किसके थ्रू अकाउंटेबिलिटी मेक श्योर करी, उसकी आरटीआई के थ्रू। सिटीजनशिप, वो खुद भी सिटीजन है तो राइट टू वोट वगैरह डेमोक्रेसी को क्या करे, बढ़िया प्रमोट करे। लेजिटिमेसी में हमने देखा गवर्नड कंसेंट टू द गवर्निंग इंस्टीट्यूशन, यही देखा हमने, मतलब आरबीआई अगर वर्क कर रहा है तो उसको गवर्नमेंट का प्रॉपर क्या होना चाहिए, कंसेंट होना चाहिए। और अगर उन दोनों के बीच अगर वो होगा, कन्फ्लिक्ट होगा, तो क्या होगा, या तो जनता को लगेगा गवर्नमेंट गलत है या तो आरबीआई गलत है। फिर हमने नेक्स्ट क्या देखा, पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। जैसे अमित कुमार, वो साधु यादव के लिए वर्क कर रहा था क्या, वो किसके लिए वर्क कर रहा था, तेजपुर की जनता के लिए। फिर क्या लिखा हुआ है, हाँ, इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी होना चाहिए, भोला राम जैसा होना चाहिए कि सोचता बड़ी ईमानदारी की बात है, बोलता भी ईमानदारी और लास्ट में करता है करप्शन। अमित कुमार बनना है यहाँ पे। हाँ, स्पिरिट ऑफ सर्विस एंड सेक्रीफाइस। स्पिरिट ऑफ सर्विस मतलब छुट्टी पे भी हो फिर भी आप ड्यूटी बाउंड होना चाहिए, सेक्रीफाइस के लिए हमेशा रेडी रहो। समझ गए। फिर ये सब अपन ने एक्सप्लेन कर लिया, इसमें कोई दिक्कत। जब ये 6 वैल्यूज अपन ने देख ली, फिर इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी, क्योंकि कंसर्न्स कहाँ थे हमको, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में थे, राइट। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में कंसर्न थे, पहला था हिस्टोरिकल कंसर्न, राइट। दूसरा क्या था, सोशो कल्चरल कंसर्न। तीसरा लीगल कंसर्न। चौथा क्या, पॉलिटिकल कंसर्न। और पांचवा फाइनेंशियल या फिर इकोनॉमिक कंसर्न। ध्यान रहेगा, इजी था ना ये, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, इसको लिख लिया करो यार एक आध बार। पीडीएफ भेज दिया कि नहीं मैंने, फर्स्ट वाला भेज दिया ना। तो अभी सुनो, फर्स्ट वाला पीडीएफ भेज दिया ना, तो उसको कल सब उतार के ले आओ एक आध बार। सिर्फ 1 घंटा लगेगा। कितने घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा केवल।
हाँ, सब 1 घंटे में उतार के ले आओ, है ना। यश को बोल रही है। बंद कर दूं ये? थैंक यू सर। ओके, क्लास है? हाँ है ना, बिल्कुल है। हाँ आपको ऐसा लगा कि आपको बोला, आपको नहीं बोला, हाँ बताएं। ओके।